Hey guys, hello everyone. So welcome to my channel. The name of the channel is Advait Joshi. So this is a video lecture 2 for the 10th or the we can say the CBSE board, the chapter called biology chapter called as the heredity and evolution. This is the lecture 2. So hi everyone, myself Advait Dilip Joshi. I am a lecturer for biology and chemistry. So guys, let's start it. सो गाइस, आप अगर मेरे चैनल को नए रहेंगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन बटन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अबाउट माई वीडियोज़. सो गाइज लेट्स मूव अहेड. सो आज का जो टॉपिक्स हम लोग को कवर करना है दैट इज़ अ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन क्या है, आपके थेरीज ऑफ इवोल्यूशन क्या थे, कौन कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे आपके इवोल्यूशन में. साथ ही साथ हम लोग को ये भी देखना है आज के इसमें कि इवोल्यूशन के साथ आपका हम लोग बोल सकते हैं एविडेंसेस क्या थे आप इवोल्यूशंस के, स्पीशिएशन क्या होता है एंड बाद में आपके असाइनमेंट क्वेश्चन से ये सब हम लोग को देखना है. चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा, लैमर्किज्म ने क्या कहा. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो आर यू रेडी गाइज? ओके, सो लेट्स मूव अहेड. सो इवोल्यूशन, यहाँ पे इवोल्यूशन का एक देखो बहुत अच्छा दिया है. सो आई विल टेक अ लेजर पॉइंट ऑफ व्यू कि देखो कैसे पहले हम लोग वी आर रिवॉल्व फ्रॉम द वी कैन से मंकीज़ के पहले ब्रेन कैसे थे, फिर थोड़े थोड़े हम लोग बोल सकते हैं नियंदरथल मैन, फिर होमोसेपियंस जो अभी का मैन हम लोग बोल सकते हैं, आपका नियंदरथल, क्रो मैग्नन मैन का सिर कैसा था. मतलब इवोल्यूशन खाली हम लोग के फिजिकल अपीयरेंस में नहीं हुई बल्कि आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी हुआ. ये एक इवोल्यूशन आपको बताए कि कैसे हम लोग बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि फिशेस, फिर मंकीज, टार्सियस, फिर कैसे हम लोग इवॉल्व हो गए. सो गाइज लेट्स स्टार्ट इट. इवोल्यूशन, अभी इवोल्यूशन क्या दिया है, इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज. ग्रेजुअल चेंज मतलब क्या, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके लॉन्ग पीरियड तक आपका रहता है. मतलब एक हम लोग बोल सकते हैं आपका 100 साल या 200 साल के बाद फिर से कोई बदलाव आ जाएंगे. ओके, बाद में कैसे स्लो चेंज, ऐसे फास्ट नहीं होता कि फटाफट हो गया, ऐसे नहीं. कभी कभी म्यूटेशन की वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन इवोल्यूशन एक देखा जाएगा तो इट इज़ अ स्लो चेंज. क्या होता है यहाँ पे तीसरा पॉइंट होगा एवरी कंपोनेंट्स, मतलब आपके स्टार्स में बदलाव आ जाते हैं, प्लैनेट्स में आ जाता है, आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर में बदलाव आ जाता है. तो ये सब इवोल्यूशन मतलब खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज या एनिमल्स में नहीं होता है, ह्यूमन एनिमल्स में होता है. ह्यूमन एनिमल्स के अंदर नहीं होता बल्कि हम लोग बोल सकते हैं कि आपके एटमॉस्फेयर, आपका टेम्परेचर सब जगह होता है. जैसे माना जाता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि पहले के ज़माने के लोगों का लाइफ बहुत ज़्यादा था, कि वी कैन से अबाउ 100 ईयर्स या अबाउ 100 एंड मतलब हम लोग बोल सकते हैं अभी भी कोई लोग हैं 105 102 ईयर्स के हैं. लेकिन आज का ज़माना वैसे देखा जाए 50-60 में ही लोगों को बहुत सारी बीमारियां का सामना करना पड़ता है, हार्ट अटैक, कैंसर ऐसे, क्योंकि हम लोग का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है. आजकल बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, जंक फूड है, हम लोग बोल सकते हैं बाहर का खाना बहुत ज़्यादा होता है सेवन की वजह से. एंड साथ ही साथ आपका एक फास्ट लाइफस्टाइल की जिसकी वजह से पूरे हम लोग बोल सकते हैं इवोल्यूशन तो आ गई, लेकिन साथ ही साथ हम लोग अपने सेहत को भी ख़राब कर रहे. तो ये सब है मतलब इवोल्यूशन. मतलब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि कैसे, कि अभी का लाइफ स्पैन जो ह्यूमन बींग्स का है वो बहुत कम है, 80 या 90 या हम लोग रेयरली जाते हैं लोग, 60-70s में ही बहुत सारे लोगों का हम लोग बोल सकते हैं निधन हो जाता है. या दूसरा हम लोग बोल सकते हैं आगे का जो इवोल्यूशन होने वाला है ज़माना है, एटलीस्ट वी कैन से 50 ईयर्स ही ह्यूमन का लाइफ स्पैन होने वाला है. सो देखते हैं अभी क्या होता है. सो अभी यहाँ पे क्या है, और रिवोल्यूशन की और एक खासियत क्या है कि नई स्पीशीज़ भी हम लोग को पता चलती है, कि न्यू स्पीशीज़ भी फॉर्म होती है, उनके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स आपके हम लोग बोल सकते हैं कभी सेम रहते हैं, कई नए प्रकार के रहते हैं. इन्हीं सभी चीज़ों को कहा जाता है इवोल्यूशन. सो दीज आर द 4 मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी समझाया. अभी थेरीज ऑफ इवोल्यूशन, थेरीज मतलब क्या, कैसे पता चला इवोल्यूशन हुआ, कैसे लाइफ फॉर्म हो गई. तो कुछ ऐसे बताया जाता है कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो ऐसे यहाँ पे लाइफ हैज़ नॉट एग्जिस्ट इन ऑन दैट, मतलब उस ज़माने में कुछ अर्थ के ऊपर कोई लाइफ नहीं थी. बिगिनिंग में क्या था, आपके एक सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हो गए, फिर वहाँ से आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनना स्टार्ट हो गए, उनका नाम है प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड. आप पूछेंगे प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स का क्या रोल है, तो डीएनए के अंदर हम लोग के क्या रहते हैं, प्रोटीन से रहते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स रहते हैं. बाद में एक फर्स्ट प्रिमिटिव सेल जो हम लोगों ने आपने पढ़ा रहेगा, या आपके लिए मैंने बेसिक कंसेप्ट भी दिए, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके देख लेना कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल क्या रहता है, यूकैरियोटिक सेल क्या रहता है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर. तो पहले यूनिसेलुलर था, मतलब प्रोकैरियोटिक था, फिर आपका यूकैरियोटिक हो गया, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेल्स हो गए. तो ऐसे यहाँ पे होते होते यहाँ पे क्या देखो, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल्स जो फ्रॉम मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, फिर आपने उसमें कुछ बदलाव आने गए, एक यूनिसेल से मल्टी सेल हो गया, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट हो गया. एंड बाद में धीरे धीरे आपका एक ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हम लोग बोल सकते हैं, ह्यूमन बींग का डायरेक्ट नहीं लेकिन फर्स्ट लाइफ ऑफ इवोल्यूशन, जैसे अमीबा, फिर आपके हम लोग बोल सकते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद मैमल्स, मैमल्स के बाद धीरे धीरे ह्यूमन बींग का हम लोग बोल सकते हैं इवोल्यूशन होने के लिए स्टार्ट हुआ. तो एक बेसिक थेरी है आपका इवोल्यूशन कैसे हुआ. तो इसमें यहाँ पे देख कुछ यहाँ पे क्या दिया, देखो द लास्ट पॉइंट देयर में बी सम डिफरेंसेस अमंग दो सेल्स
एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सम में हैव शोन गुड, हम लोग बोल सकते हैं गुड ग्रोथ, एंड सम में हैव पेरिश विच कुड नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग। जैसे माना जाता है कि डायनासोर्स पहले थे, तो डायनासोर्स थे, हम लोग को कैसे पता चला, तो उनके फॉसिल्स, आपके जो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस कि बाबा उनकी हड्डियाँ मिली, उनका एज फाइंड आउट किए, कितने साल पुराने डायनासोर्स थे। अभी डायनासोर्स नहीं रह पाएंगे क्योंकि अभी का जो एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, प्रेशर, तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि जो गुड कैरेक्टर्स थे या जिन्होंने अच्छी ग्रोथ बताई या जिन्होंने हम लोग बोल सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बताई, जो डार्विन की थ्योरी थी, वो आज तक अभी तक जिंदा है। जैसे ह्यूमन बींग से जो नहीं सर्वाइव, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाए, दे बिकम डेथ, या उनके हम लोग बोल सकते हैं वो जो स्पीशीज़ थी वो एक्सटिंक्ट हो गई या पेरिश हो गई। आगे है आपका वही आपका सेम इवोल्यूशन का, द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर, मतलब हर जगह आपका लैंड, एयर, वाटर, रॉक एक्सेट्रा, वहाँ सब जगह आपकी लाइफ एग्जिस्ट ऑन एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स। ह्यूमंस में क्या थी, ह्यूमंस से शो क्यूरियोसिटी, ह्यूमंस ने क्यूरियोसिटी बताई कि लाइफ कैसे फॉर्म हुई रहेगी, कौन था पहले ह्यूमन में। हम लोग को तो मालूम है कि हम लोग वी आर वीवर्ड फ्रॉम द टार्सियस, लेमस या मंकीज, लेकिन मंकीज से पहले कुछ तो पहला लाइफ कैसे फॉर्म हुआ रहेगा, मतलब अर्थ का तब भी का तापमान या टेम्परेचर क्या हुआ रहेगा, प्रेशर क्या हो रहेगा, कैसे सेल्स थे। तो ऐसे बहुत सारे मतलब ह्यूमन के अभी भी माइंड में क्वेश्चन है, अभी भी उसके ऊपर रिसर्च चालू है। तो क्यूरियोसिटी है कि पहले लाइफ कैसे हुआ रहेगी, कैसे हम लोग इवॉल्व हो गए, ये सब। तो बाद में क्या है, डिफरेंट थेरीज अपन ओरिजिन, हम लोग क्या बताया क्या अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैव बीन प्रपोज। अभी तक बहुत सारे इवोल्यूशन के ऊपर थेरीज आ गई, या अभी के जो नए साइंटिस्ट है वो भी उसके ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं। सो ऐसे देखा जाता है कि जो पहले हम लोग बोल सकते हैं जिन्होंने बताया था वो थेरी हम लोग एक्सेप्ट करते थे, लेकिन अगर कुछ नया इन्वेंशन हो गया तो आपकी वो थेरी हम लोग बोल सकते हैं वो आउटडेटेड नहीं, लेकिन उससे एक एडवांस थेरी हो जाती है। तो अभी तक साइंटिस्ट या रिसर्चर इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, टिल टुडे ऑफ दिस थेरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, कि कैसे इवोल्यूशन हो गया लिविंग बींग्स के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर, एंड उनका डेवलपमेंट कैसे हो, इसके ऊपर भी अभी तक एक हम लोग बोल सकते हैं प्रोज एंड कॉन से, हम लोग बोल सकते हैं अभी तक जो फाइंड आउट किए थे वो अभी माना जाता है या पढ़ाई के लिए लिया जाता है, या उसके ऊपर अभी तक एडवांस रिसर्च उसके ऊपर चालू है। थेरीज ऑफ इवोल्यूशन, ऑब्जर्वेशन क्या था, अभी हम लोग ने देखा पहले इवोल्यूशन क्या है, उसकी थेरीज देखी। इवोल्यूशन का ऑब्जर्वेशन क्या था कि फर्स्ट लिविंग मटेरियल जो था वो प्रोटोप्लाज्म, जो ओशन में फाउंड, जैसे आपका अमीबा था जो यूनिसेल्युलर था, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आने लगे, मतलब क्या वो यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर हो गया, मोर कॉम्प्लेक्स होते गया। लेकिन ये चेंजेस कैसे थे, स्लो एंड ग्रेजुअल, एंड ड्यूरेशन ऑफ दिस चेंजेस, मतलब कि तकरीबन हम लोग बोल सकते हैं 300 साल लगते हैं एक इवोल्यूशन होने के लिए। बाद में चेंजेस एंड डेवलपमेंट हैव बीन फाउंड राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल, तो इसमें सब जगह पेड़ों में आपके बदलाव आ गए, ट्रीज़ में हम लोग बोल सकते हैं ट्रीज़ प्लांट्स में आ गए, बाकी के एनिमल्स में, फिर धीरे धीरे उसमें से आपकी ह्यूमन इवॉल्व होने के लिए स्टार्ट हो गए। साथ ही साथ उसमें 300 साल में क्या क्या बदलाव, डिफरेंट स्ट्रक्चरल भी उनके मतलब हम लोग बोल सकते हैं फ़र्क आ गया, फंक्शनल भी डिफरेंट। जैसे मंकीज़ तो वैसे मैमल्स की कैटेगरी में ही आते, लेकिन मंकीज़ बेसिकली बोल नहीं सकते, उनका ब्रेन वेल डेवलप नहीं होते, लेकिन उनमें से जो इवॉल्व हो, जो हम लोग वी आर ऑल्सो इवॉल्व फ्रॉम द मंकीज़, लेकिन जो इवॉल्व नहीं हो पाए वो मंकीज़ ही रहेंगे, लेकिन जो इवॉल्व हो पाए हम लोग का क्या एक अच्छा वेल डेवलप ब्रेन हो गया। फिजिकल अपीयरेंस, हम लोग का जो हाथ पहले बड़ा माना जाता था, एकदम हाथ आपका एकदम बहुत बड़ा था, लेकिन अभी जैसे इवोल्यूशन के बाद आपका हाथ छोटा हो गया। हम लोग को टेल थी, वो टेल चलेगी, खाली कॉकीज में प्रेजेंट है। विजडम थी अभी तक प्रेजेंट है हम लोग के बॉडी के, हम लोग बोल सकते हैं माउथ के अंदर आपके टेल कॉकीज वन प्रेजेंट है। हम लोग बोल सकते हैं कि साथ ही साथ आपका क्या प्रेजेंट है, आपका वेस्टिज, आपका अपेंडिक्स प्रेजेंट है, एंड अपेंडिक्स के साथ ईयर पिना। सो ये हम लोग बोल सकते हैं एविडेंसेस है कि हम लोग बोल सकते हैं मंकीज़ या टार्सियस या लेमर से हम लोग इवॉल्व हो गए हैं। सो दीज आर द मतलब क्या यहाँ पे बताया कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में भी चेंजेस आ जाते एक तकरीबन इवोल्यूशन में, जो 300 साल के बाद होता है, ऐसे माना जाता है, ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे। तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन, मतलब क्या 300 साल के बाद हर जगह इवोल्यूशन होता है। एंड क्या बदलाव होते हैं, फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल्स में आपके बहुत सारे फंक्शंस भी डिफरेंट हो जाते हैं, स्ट्रक्चरल भी डिफरेंट आपके हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ इवोल्यूशन। आगे है आपका एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस मतलब क्या, हम लोग बोल सकते हैं सबूत, या मराठीमध्ये त्याला म्हणतात पुरावे या पुरावा। सो क्या है आपका एविडेंसेस, क्या क्या थे, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, कनेक्टिंग लिंक्स एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल अभी देखती तो ये आपकी 6 है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक और इन योर पेज इफ़ यू आर हैविंग द पेन और पेंसिल। सो यहाँ पे क्या 6 आपके एविडेंसेस थे कि मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या, एनाटॉमिकल मतलब क्या, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, वेस्टिजियल मतलब क्या, पैलेंटोलॉजिकल मतलब क्या, कनेक्टिंग लिंक्स मतलब क्या, एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब क्या। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट।
सो मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या, फिजिकल अपीयरेंस, मतलब क्या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बाहर का पहराव कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस या मॉर्फो, मतलब इसे बोला जाता है। सो सभी हम लोग बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बाहर का पहराव या फिजिकल अपीयरेंस है डिफरेंट है। हर एक एनिमल सेम दिखता है कि नहीं, उनका नाक का स्ट्रक्चर, आइज़ का स्ट्रक्चर, ईयर का स्ट्रक्चर हर एक का अलग है। प्लांट्स एक दूसरे से अलग रहते हैं स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज। ह्यूमंस का भी एक दूसरे का स्ट्रक्चर अलग रहता है, मतलब देखा जाएगा तो वी आर द सेम स्पीशीज़। सभी वर्ल्ड में, सभी दुनिया में ह्यूमन एक ही स्पीशीज, लेकिन देखो उनके जोग्राफिक कैरेक्टर्स को जैसे हम लोग अलग देखते हैं। इंडियन ह्यूमन्स आर डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन, अमेरिकन आर डिफरेंट फ्रॉम जापनीज, जापनीज आर डिफरेंट फ्रॉम वी कैन से अफ्रीकन। तो ये सब है आपके मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब बाहर का पहराव अलग अलग है या अलग अलग होता है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे मॉर्फोलॉजिकल। देखो आपका एक कैसे एप्पल, पियर, कैसे हर एक का स्ट्रक्चर अलग है, हर एक का कलर अलग है, हर एक का टेस्ट अलग है। जैसे आप एग्जांपल डॉग एंड कैट, डॉग का स्ट्रक्चर अलग है, कैट का स्ट्रक्चर अलग है, मतलब वो बोल सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस दोनों का अलग है। सो दिस आर द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। आगे है एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल मतलब क्या, एनाटॉमी मतलब क्या, हड्डियाँ, हर लिविंग ऑर्गन्स की हड्डियाँ। अभी हर एक के अंदर बोन्स प्रेजेंट है, लेकिन हर एक का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है एंड हर एक हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन भी डिफरेंट है। ओके, सो लेट्स सी इट। सो क्या देखो, एनाटॉमिकल, ह्यूमन बींग आपकी एक ह्यूमन का हड्डी का स्ट्रक्चर है। कैट का हम लोग बोल सकते हैं हड्डी का स्ट्रक्चर है। वेल आपका जो ब्लू वेल या मराठीमध्ये त्याला देव मासा म्हणतात। बाद में आपका है लास्ट में बैट। अभी ह्यूमन बींग का हैंड की कहाँ पे यूज़ होता है, कुछ चीज़ें पिकअप करने के लिए, कुछ खाने के लिए हम लोग बेसिकली, मतलब वो कोई भी चीज़ों को होल्ड करने के लिए हम लोग का हाथ का इस्तेमाल होता है। कैट का बेसिकली वो लेग की तरह ही काम करता है। सो चलने के लिए उसका काम आता है, तो ये हड्डियाँ का सब। वेल का जो रहता है हम लोग बोल सकते हैं स्विम करने के लिए, क्योंकि पानी के अंदर रहती है। बाद में आपका बैट का ये हम लोग बोल सकते हैं हड्डियाँ कहाँ पे यूज होते हैं, फ्लाई करने के लिए। सो दीज आर द एनाटॉमिकल एविडेंसेस। सो हर एक का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, साथ ही साथ फंक्शन भी डिफरेंट है। वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल का मतलब क्या, जो ऑर्गन्स हम लोग के बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या कोई लिविंग ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है, पहले के ज़माने में उसका इस्तेमाल था लेकिन अभी के इसमें उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, या हम लोग बोल सकते हैं नो यूज़ है। तो अभी क्या क्या, द वेस्ट ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, तो हम लोग की ड्यू टू इवोल्यूशन, और वी कैन से इट्स एविडेंस, हम लोग बोल सकते हैं एविडेंस भी है जो हम लोग पता कर सकते हैं हम लोग कहाँ से इवॉल्व हो गए, लेकिन अभी के इसमें उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। सो क्या क्या वेस्टिजल ऑर्गन से, आपका कॉकिक्स बोन या टेल बोन, जहाँ से आपकी पूछ हम लोग बोल सकते हैं इवॉल्व होती थी, या हम लोग को पहले पूछ हुआ करती थी। तो कैसे पता चले कॉकिक्स बोन है, अभी भी आपके बॉडी के अंदर है, हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उसका अभी कोई इस्तेमाल नहीं है। बाद में विजडम टीथ हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट है अभी भी आपके माउथ के अंदर, जो पहले बंदरों के अंदर रहता था। क्यों? क्योंकि विजडम टीथ से बहुत सारे पहले के इसमें मालूम नहीं था कैसी चीज़ों को खाना है, पका के खाना है या कैसे। तो पहले हम लोग कच्चा खाते थे, तो अच्छे से चबाने के लिए आपकी विजडम टीथ का इस्तेमाल किया जाता था। पहले हम लोग की बॉडी हम लोग बोल सकते इरेक्ट पोस्चर, एक स्ट्रेट नहीं थी, हम लोग झुक के, मतलब बंदर भी वैसे झुक के चलते, तो उनके एक बैलेंसिंग के लिए जब भी हम लोग बोल सकते पेड़ों पे चढ़ते थे, तो उनका बैलेंसिंग के लिए कॉकिक्स बोन का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में उनके पेट के अंदर हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइन के अंदर अपेंडिक्स प्रेजेंट रहता है। अपेंडिक्स क्या है आपका, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, रॉ फूड को अच्छे से हम लोग बोल सकते हैं डाइजेस्ट करने के लिए काम आते हैं। लेकिन अभी के ज़माने में हम लोग सब फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को अच्छे से धो के अच्छे से पका के खाते हैं, तो अभी इसका अपेंडिक्स का कोई इस्तेमाल नहीं है। एंड लास्ट है आपका ईयर पिन्ना वाले यहाँ पे ये वाला पार्ट। सो यहाँ पे क्या है, ईयर पिन्ना का पहले मंकीज़ रहते थे, एनिमल्स, उनके ईयर्स की मूवमेंट करने के लिए काम आते थे। मूवमेंट मतलब कि अगर कोई चीज़ें आवाज़ सुनाई दे रही तो उसके लिए, लेकिन अभी इसमें ईयर पिन्ना खाली प्रेजेंट है। बॉयज़ अगर रहेंगे तो बिग बाली या बाली डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड गर्ल्स यहाँ पे ईयरिंग्स डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी के इसमें इसका कोई इस्तेमाल या यूज़ नहीं है। सो दैट्स कम इन द कैटेगरी ऑफ योर वेस्टिजल ऑर्गन्स। सो क्या क्या आपके कॉकिक्स बोन या टेल बोन, विजडम टीथ, अपेंडिक्स एंड योर ईयर पिन्ना। आगे है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल मतलब क्या, इट मीन्स द फॉसिल्स मतलब क्या, हम लोग बोल सकते हैं हड्डियाँ या पुराने हम लोग बोल सकते हैं, जैसे CID में भी बताते हैं कि बाबा कभी भी हम लोग देखते हैं, आपने देखा रहेगा कि डॉक्टर तारिका या ACP प्रद्युमन जो रहते हैं वो हमेशा डॉक्टर सालुंके को पूछते हैं कि पर्टिकुलर ये अगर मर्डर हुआ है किसी का तो कितने साल पुरानी ये लाश रहेगी या इसे कभी मारा रहेगा। तो ये दिस आर द डिस्कवर बाय पैलेंटोलॉजी, मतलब पैलेंटोलॉजिस्ट, मतलब वहाँ पे जो रहते हैं क्राइम सीन्स में वो आपके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले रहते हैं, लेकिन अगर कोई हड्डी के स्ट्रक्चर्स रहेंगे तो पैलेंटोलॉजिस्ट उसे बता सकते हैं कि कितने साल पुराने। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो दिस फाइंड द एज ऑफ फॉसिल, एज मतलब कि उसकी उम्र। तो कैसे, मतलब कोई फॉसिल्स किस किस के रहते हैं, ह्यूमन्स के रह सकते हैं, प्लांट्स के रह सकते हैं, एनिमल्स के रह सकते हैं।
किसकी वजह से इवॉल्व हो जाते हैं, मतलब किसकी वजह से वो बरी हो जाती है, इवोल्यूशन की वजह से। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन आपने पढ़ा रहेगा, तो वहाँ पे भी पैलेंटोलॉजिस्ट ने सर्वे या रिसर्च किया, तो उन्हें पता चला कि कितने साल पुराना ये सिविलाइजेशन हुआ रहेगा। एंड ये भी हम लोग बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट एक एविडेंसेस का काम करता है या सबूत का एक काम करता है इवोल्यूशन के लिए। सो दीज आर द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। यहाँ पे देखो, ये हम लोग बोल सकते पैलेंटोलॉजिस्ट है, वो देख रहे हैं हर एक हड्डियों को स्ट्रक्चर, उसका एज निकाल सकते हैं कि कितने साल पुराना ये स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे एक बताया कि डायनासोर का एक स्ट्रक्चर ज़मीन के नीचे मिला है। बाद में यहाँ पे एक है कि कैसे पता चलता है, तो इट इज़ जनरली फाउंड हम लोग बोल सकते हैं फाइंड इट बाय योर कार्बन डेटिंग मेथड। तो कार्बन डेटिंग पढ़ना है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय योर विलियर्ड लिबी, ये साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था कि कैसे हम लोग एज ऑफ फॉसिल्स निकाल सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कार्बन डेटिंग। सो दिस इज द पॉइंट और दिस इज द स्लाइड कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक्स मतलब क्या, इट मीन्स सम एनिमल्स लुक सिमिलर, कोई एनिमल्स सिमिलर दिखते हैं एंड उससे हम लोग पता कर सकते हैं ओरिजिनल एनिमल से सिमिलर दिखते हैं। सो यहाँ पे भी वो क्या करते हैं, डिटेक्टिंग द कनेक्शन। तो अगर हम लोग को नहीं पता चले इन एनिमल्स का नाम क्या है, लेकिन उनका कोई कैरेक्टर सेम रहेंगे जो ओरिजिनल एनिमल से मैच होते रहेंगे, तो हम लोग उनके कॉमन कैरेक्टर्स उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको एक अलग नाम दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल डकबिल प्लेटिपस है, आपका लंग फिश है, तो ये भी एक आपके इंपॉर्टेंट एविडेंसेस का काम करते हैं इवोल्यूशन के लिए। सो दिस इज द डकबिल प्लेटिपस एंड दिस इज द लंग फिश। तो डकबिल प्लेटिपस मतलब क्या, इसका मुंह जो है डक की तरह देखो, तो हम लोग वी कैन को रिलेट विद द डक। एंड यहाँ पे लंग फिश मतलब क्या, इसका शेप जो है लंग की तरह है फिश। बाद में और एक आता है आपका एक आपका हम लोग बोल सकते हैं आर्थ्रोपोड्स में आगे है आपके 3 एनिमल्स है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, लेकिन यहाँ पे आई गॉट ओनली 2 पिक्चर्स, सो हैव जस्ट शोन द डकबिल प्लेटिपस एंड यो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे लंग फिश। आगे है आपका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजी मतलब क्या होता है, व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियो इज द स्टेज वेयर द फीटस, फीटस बोलते हैं साइंटिफिक वर्ड में या बायोलॉजिकल वर्ड में, या बेबी जिसे बोला जाए, तो उसका एक्चुअल डेवलपमेंट आपका स्टार्ट होता है मदर की यूटेरस के अंदर। अभी जाइगोट क्या होता है, जब ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, देन दे टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ जाइगोट। एंड यही जाइगोट का आपका फर्दर डेवलपमेंट जो होता है, जो बेबी का हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एम्ब्रियो। अभी एम्ब्रियो में क्या खासियत देखा गया कि एम्ब्रियो जब भी पहले स्टेज में या सेकंड स्टेज में रहते सभी सेम रहते, तो हम लोग को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ह्यूमंस का कौन सा है, टॉर्टोइस का कौन सा है, या हम लोग बोल सकते हैं फिशेस का कौन सा है। लेकिन जो थर्ड स्टेज रहता है, इट इज़ ईजिली आइडेंटिबल कि ह्यूमंस का एम्ब्रियो कौन सा है, या चिकन का कौन सा है, या हम लोग बोल सकते हैं फिश का कौन सा है, या पिग का कौन सा है। सो यहाँ पे आगे है, सो देखो एम्ब्रियो यहाँ पे देखो, ये दिस आर द फर्स्ट स्टेजेस। फर्स्ट स्टेजेस में हम लोग बोल सकते हैं फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, सब सेम दिख रहे हैं। सेकंड स्टेज में भी सब सेम दिख रहे हैं, लेकिन द लास्ट स्टेज, यस द लास्ट स्टेज हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये फिश का एम्ब्रियो, ये सैलमेंडर फिश का आपका एक एम्ब्रियो है, ये टॉर्टोइस का है, ये चिकन का है, बाद में आपका ह्यूमन बींग्स का है। ओके, सो दीज आर द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ओके, सो चार्ल्स डार्विन एंड लैमर्किज्म थ्योरी, तो ये आपके एक टेक्स्ट बुक का ही पेज है। तो चार्ल्स डार्विन एंड लैमर्किज्म थ्योरी, तो यहाँ पे आपके लिए मैंने आगे एक स्लाइड बनाई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। चार्ल्स डार्विन क्या थे आपके, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 एंड 1882। तो ये आपके कौन थे, इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी प्रपोज की इवोल्यूशन। उन्होंने क्या बताया, ऑल स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन ग्रेजुअली इवॉल्व, मतलब सभी इवॉल्व हो गए वो द पीरियड ऑफ 1000, मतलब एक 100 साल के बाद या 1000 साल के बाद इवॉल्व होते हैं। एंड कॉमन एंसेस्टर फ्रॉम कॉमन, मतलब एक ही कॉमन एंसेस्टर रहेगा जिससे वो इवॉल्व हुए रहेंगे। सो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल ही प्रपोज दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन का मानना क्या था कि नेचर सिलेक्ट करता है कि इस अर्थ के ऊपर या इस हम लोग बोल सकते पृथ्वी के ऊपर कौन रहेगा एंड कौन नहीं रहेगा। एंड ये इवोल्यूशन जो रहते हैं कॉमन एंसेस्टर से ही हम लोग बोल सकते हैं एक लिंक रहते हैं, एंड एक 1000 साल या 100 साल के बाद इवोल्यूशन होता है। ऐसे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का मानना है। तो यहाँ पे 1809 मतलब क्या है, यहाँ पे उनका बर्थ ईयर, एंड 1882 दैट इज अ डेथ ईयर। वैसे आपके आगे के साइंटिस्ट से जीन बैप्टाइज लैमार्क, तो इन्होंने क्या बताया 1744 या उनका बर्थ है एंड 1829 से डेथ। उन्होंने क्या बताया था, ये कौन थे, लैमार्क प्रपोज दैट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर, मतलब हर एक एनिमल्स के एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल उनकी इवोल्यूशन के लिए। तो उन्होंने कुछ बताया था कि अगर वो ऑर्गन्स का यूज़ करेंगे या डिसयूज़ कर मतलब यूज़ करेंगे या लेजीनेस के लिए डिसयूज़ करेंगे तो इवोल्यूशन हो सकता है, ऐसे लैमार्किज्म का मानना था। सो यहाँ पे डार्विन की थ्योरी देखो, डार्विन ने क्या क्या बताए थे। डार्विन ने ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, मतलब यहाँ पे क्या है प्रोलिफिकली,
मतलब क्या कि वो एक नॉर्मल रिप्रोडक्शन से वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कंपटीशन मतलब क्या, लाइफ थ्रेटनिंग मतलब क्या, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंपटीशन होता है। जैसे आप अभी का स्टूडेंट्स आप लोग हो, तो आपकी खुद के साथ भी कंपटीशन है, आपके फ्रेंड के साथ भी है। ओवरऑल महाराष्ट्र में जितने अभी हम लोग बोल सकते हैं जो स्टूडेंट्स अपियर है फॉर द 10th, उनके साथ भी आपके है, आपके स्कूल के स्टूडेंट के साथ भी है। तो आपका मतलब हम लोग का लाइफ कैसे कंपटीशन रहता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंपटीशन। मतलब अगर ये आप कॉम्पीट नहीं कर पाए या आप अपडेट नहीं हो पाए तो हम लोग बोल सकते हैं हम आगे नहीं जा सकते। बाद में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब क्या, आपको कष्ट करना है, मेहनत करना है। हम लोग को मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक हम लोग मेहनत क्यों करते हैं कि हम लोग का 2 टाइम का हम लोग बोल सकते हैं अच्छे से खाना मिले, खाना मकान हम लोग बोल सकते हैं अच्छे से मिलने के लिए। सो हम लोग को सर्वाइव करने के लिए हम लोग को तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है। एंड साथ ही साथ नेचर सिलेक्शन, तो यहाँ पे क्या दिया देखो, बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन, नॉन बेनिफिशियल मतलब क्या, जो नहीं रह पाए ये उनकी मॉडिफिकेशन नहीं, वो पेरी जैसे डायनासोर्स बाद में अडेप्ट नहीं कर पाए एनवायरनमेंट को, वो एक्सटिंक्ट हो गए, मर गए। लेकिन जो सर्वाइव हो पाए उनके अंदर कॉम्पिटिशन्स थी, नेचर ने भी सिलेक्ट किया एंड सर्वाइव वो आखिरी दम तक लड़ते गए। इसके लिए उनके अंदर रिप्रोड्यूस भी हो एंड नई स्पीशीज़ फॉर्म हो या नई जनरेशन फॉर्म हो, उनके अंदर बहुत सारे बदलाव थे। जैसे हम आई ऑलवेज टेक एग्जाम्पल ड्यूरिंग माई एवरी लेक्चर कि जैसे वी आर द स्टूडेंट्स, या हम लोग बोल सकते हैं आप जैसे स्टूडेंट्स हो। तो बिकॉज मैंने जैसे अभी बोला वी आर द स्टूडेंट्स, वाई बिकॉज एवरी टीचर इज ऑल्सो स्टूडेंट, क्योंकि एक एजुकेशन एक ऐसा है कि हमेशा वो अपडेट होता रहता है, तो हम लोग भी आगे आगे सीखते जाते हैं। तो चलिए एग्जांपल की तरफ कि आप अभी स्टूडेंट से, आपके बहुत सारे असाइनमेंट रहते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, सॉल्व करने रहते हैं। तो अगर आपको कुछ असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो आप, या कुछ आपका स्कूल का होमवर्क कर रहे हो, तो आप वो भी करोगे, साथ ही साथ आपके कान के अंदर ईयरफोन्स डाल के आप गाना भी सुनते रहोगे। अगर मम्मी पापा कुछ सीरियल या कुछ टीवी देख रहे, कुछ न्यूज़ देख रहे, तो वहाँ पे भी ध्यान रहेगा। तो वी आर द मल्टीटास्कर। तो अभी का जनरेशन कैसे है, मल्टीटास्किंग करने के लिए आगे रहता है। या एक्टिविटी जैसे पढ़ाई भी करते हैं आजकल बच्चे, उनके हॉबीज़ को भी फॉलो करते हैं, एंड साथ ही साथ बाकी के बाद बहुत कुछ काम रहते हैं वो भी करने का काम वो लोग करते हैं। सो जैसे यहाँ पे देखिए हर एक न्यू स्पीशीज जो रहते हैं उसके अंदर एक इवोल्यूशन रहता है। या बेस्ट एग्जांपल है ऑलवेज अगेन टेक इन द लेक्चर, दैट इज़ जो नए बच्चे जो अभी फॉर्म होते हैं, जो नए बच्चे जो आते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं जो जस्ट बॉर्न होते आफ्टर 2 या 5 मंथ्स आप देखोगे उन्हें मोबाइल कोई सिखाते नहीं, वो देखते देखते बराबर आपका हम लोग बोल सकते हैं मोबाइल ऑपरेट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। कौन से हम लोग बोल सकते हैं कौन सा वीडियो देखना है, कहाँ पे गैलरी, उन्हें सब मालूम रहता है। सो दिस आर द मल्टीटास्कर एडवांस जनरेशन्स। आगे आपका चार्ल्स डार्विन का ऑब्जर्वेशन पॉइंट, दिस इज द चार्ल्स डार्विन। तो वहाँ पे एक इमेज क्लियर नहीं थी, इसके लिए मैंने आपके लिए और एक इमेज ली। तो उन्होंने क्या बताया, 3 प्रिंसिपल्स क्या थे नेचर सिलेक्शन, कि नेचर भी सिलेक्ट करता है कि इस अर्थ के ऊपर कौन रहेगा या कौन नहीं रहेगा। कंपटीशन के बिना मज़ा नहीं, इसके लिए हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के खुद के साथ भी एंड बाकी के देश के साथ, हम लोग बोल सकते हैं बाकी के लोगों के साथ या देश के साथ या बाकी वर्ल्ड के साथ भी कंपटीशन हमेशा रहती है। एंड लास्ट आपका सर्वाइवल, कि उसका सर्वाइवल, अगर आपने पहले ही हार मान ली तो आप आगे जा नहीं सकते। लेकिन सर्वाइवल ऑफ द जो आखिरी दम तक लड़ेगा, भले हार गया चलेगा लेकिन आखिरी दम तक लड़ता रहे, सो दैट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये 3 उनके पॉइंट्स थे कि जो उनके ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स थे कि इस दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन किन चीज़ों से हो सकते, तो ये चार्ल्स डार्विन जी के हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं, नेचर सिलेक्शन, कॉम्पिटिशन एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आगे है लैमर्किज्म। लैमर्किज्म थ्योरी क्या थी, उन्होंने क्या बताया, इवोल्यूशन किन चीज़ों के ऊपर बेस है, यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन क्या, कि अगर आपने वो ऑर्गन्स का इस्तेमाल किया या नहीं किया, या मतलब लोग बोल सकते हैं या कभी, तो आपका इवोल्यूशन हो सकता है। मतलब वो आपके ऑर्गन्स रहेंगे, या अगर आपने यूज़ किया तो हम लोग बोल सकते हैं उसमें ऑर्गन्स में और एडवांसमेंट आ जाएंगी, नहीं यूज़ किया तो आपके ऑर्गन्स वो चले जाएंगे आपकी बॉडी से। ये एक उनका मानना था। साथ ही साथ लेजीनेस, ऑर्गन्स का यूज़ या डिसयूज़ क्यों नहीं करते, लेजीनेस की वजह, आलसीपन की वजह से। जैसे माना जाता है कि लैमर्किज्म की एक फेमस थ्योरी है, दैट इज़ अ जिराफ, कि जिराफ का नेक जो था पहले बहुत छोटा था, लेकिन जैसे वो लीव्स प्लक करने के लिए, खाने के लिए उसकी हम लोग बोल सकते गर्दन को स्ट्रेच करता था, तो धीरे धीरे कुछ सालों के बाद जिराफ की नेक बड़ी हो गई। तो जिराफ की नेक भी पहले छोटी रहती थी, ऐसे लैमर्किज्म का मानना था, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती गई इवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि वो स्ट्रेच करता था, उन्होंने यूज़ किया उनके ऑर्गन का, बाद में वो स्ट्रेच होते होते इवोल्यूशन के बाद उनकी नेक अभी बड़ी हो गई। जैसे कहा जाता है सांपों को भी पहले पैर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, डिसयूज़ किया, तो उनके सांप के अभी पैर नहीं है, तो क्रीपिंग करके वो चले जाते या मूवमेंट करते। साथ ही साथ दूसरे डक जो थे हम लोग बोल सकते, तो डक के पैर बहुत पहले छोटे थे लेकिन वो बड़े हो गए, बाद में वो स्विम करने के लिए यूज़ करते, तो वैसे ही उनकी इवोल्यूशन आ गई। तो ये सब चीज़ें, ऑस्ट्रिच हम लोग बोलते हैं, तो ऑस्ट्रिच के पैर हम लोग बोल सकते हैं कि पहले बहुत बड़े थे लेकिन अच्छे से यूज़ नहीं, तो अभी उनके पैर एकदम छोटे हो गए, पतले हो गए, मतलब नॉर्मल जाड़े थे हम लोग बोल सकते हो, थिन हो गए। सो ऐसे लैमर्किज्म का मानना था।
सो यहाँ पे एक मेमोरी मैप से कि लैमरकिज्म ने क्या बताया कि लेजीनेस और डिस मतलब क्या डी जनरेट हो गए उनके ऑर्गन, मतलब चले गए जिन्होंने एक्टिविटीज़ या स्पेशलाइज हम लोग बोल सकते हैं मूवमेंट या यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया, उनके अंदर ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो गए। एंड यही आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जहाँ हम लोग बोल सकते हैं आगे चले गए। बाद में इवोल्यूशन के लिए कौन कौन क्या क्या थेरीज थी आपकी, नेचर सिलेक्शन जो डार्विन ने बताया, लैमरकिज्म ने क्या थी आपकी बेसिकली इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कि क्या क्या कैरेक्टर्स हम लोग है कि जैसे ह्यूमंस ने अभी तक हम लोग हाथ का इस्तेमाल हम लोग बोल सकते हैं आपके खाने पीने के लिए आज तक करते हैं, तो मतलब क्या वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हम लोग हमारे पूर्वज से आए या पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए करते, हम लोग का ब्रेन एडवांस है जो हम लोग मेमोराइज करते, कुछ चीज़ों को स्टोर करके रखते या कुछ नया सोचते हैं, तो ये सब है। एंड स्पीशिएशन हम लोग को आगे कि यहाँ पे एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, जोग्राफिकल आइसोलेशन वो देखना है। बाद में आपके लिए एक अच्छा एक चार्ट है कि आपका क्या पीरियड क्या थे, मतलब हर साल कौन से थे, उस ज़माने में आपकी इवेंट्स क्या हो गए एंड कैसे इवोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे देखो आपके 7 ईयर्स एगो, मतलब 7 करोड़, सॉरी नॉट 7 ईयर्स, इट इज़ 7 करोड़ ईयर्स एगो, यहाँ पे क्या था डायनासोर्स डिसअपेयर हो गए एंड मंकी जैसे एनिमल्स आपके लेमर जैसे इवॉल्व होने के लिए स्टार्ट हो गए। 4 करोड़ ईयर्स एगो में क्या हुआ, एप लाइक एनिमल्स, मतलब यहाँ पे आपकी टेल चलेगी एंड आपका ब्रेन का डेवलपमेंट हम लोग बोल सकते हैं बड़ा होने के लिए स्टार्ट हो गया, आपका हैंड के फंक्शन इंप्रूव होने के लिए स्टार्ट हो गए, वो मैन को कहा जाता है इजिप्टोपिथेकस। ओके बाद में ये कहाँ पे फाउंड आउट हो गया, आपके नॉर्थ ईस्ट एशिया, बाद में गिबॉन एंड अब हम लोगों से ओरेंगुटन। बाद में आपके 2.5 करोड़ ईयर्स एगोस में यहाँ पे अफ्रीका में क्या, यहाँ पे गोरिल्ला चिंपैंजीज जैसे एनिमल इवॉल्व हो गए, उन्हें कहा जाता है ड्रायोपिथेकस। बाद में एक 2 करोड़ ईयर्स एगो यहाँ पे क्या थे आपके बहुत सारे ह्यूमन लाइक एनिमल्स, मतलब आपके जो ह्यूमंस थे वो ज़मीन के ऊपर रहने के लिए या फॉरेस्ट के ऊपर रहने के लिए स्टार्ट हो गए, लंबार बोन्स डेवलप, उनके पोस्चर एक डेवलप हो गई, वो हाथ का अच्छे से हम लोग बोल सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए स्टार्ट किया उन्होंने, जैसे ईटिंग करने के लिए, मतलब खाना खाने के लिए या कोई अदर काम करने के लिए, तो उसे कहा जाता है वो इवेंट या दिस इज़ द ईयर एंड ये इवोल्यूशन, उसका नाम था रैमापिथेकस। बाद में आपकी जो 40 लाख ईयर्स एगो में क्या थे, एज हम लोग एप ग्रीव इन साइज, आपके जो एप्स थे वो ज़रा साइज में बड़े हो गए, इंटेलिजेंट भी हो गए, तो इन्हें कहा जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। बाद में क्या है, मॉर्फोलॉजी सिमिलर टू जीन होमो। तो बाद में इनके स्किल्ड ह्यूमन, एक 20 लाख ईयर्स एगो में क्या हुआ, एक स्किल्ड मतलब इंसान के अंदर हम लोग बोल सकते हैं एक बहुत प्रकार के स्किल्ड आ गए, स्किल्ड हम लोग बोल सकते हैं मतलब हैंडीक्राफ्ट बोलते सकते हैं, या उस समय व्हील का इन्वेंशन हुआ या बहुत सारी चीज़ें आर्ट का डेवलपमेंट वहाँ पे होने के लिए स्टार्ट हो गई। मैंने 15 लाख ईयर्स एगो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन वॉकिंग भी तरह ह्यूमन अच्छे से चलने लगा क्योंकि उनके हाथ छोटे हो गए, जो हम लोग बोल सकते हैं झुक के चलते थे, स्पाइनल कॉर्ड सीधा हो गया, तो अच्छे से हम लोग चलने के लिए स्टार्ट हो गए। कहाँ पे फाइंड आउट हो गए, चाइना, इंडोनेशियन, एशियन सब कॉन्टिनेंट, इसे कहा जाता है नियंदरथल मैन। ओके यहाँ पे स्किल्ड ह्यूमन, क्योंकि बहुत सारी स्किल्ड हम लोग बोल सकते हैं आर्ट डेवलप हुई थी आपकी एक 20 लाख ईयर्स एगो, 15 लाख ईयर्स एगो में नियंदरथल मैन। बाद में एक 1 लाख ईयर्स एगो में क्या हुआ था, इवोल्यूशन इज डेवलपिंग ब्रेन, मतलब ब्रेन अच्छे से डेवलप हुआ, तभी आपकी फायर का इन्वेंशन हम लोग बोल सकते हैं, आपका व्हील का इन्वेंशन हुआ। बाद में यहाँ पे इसे बोला था वो नियंदरथल मैन ही था। बाद में ब्रेन आपका इवॉल्व एकदम एकदम वाइस मैन, कि बाकी एनिमल्स से वाइस मैन, वी आर ह्यूमंस को वाइस मैन कहा जाता है। इट वाज अराउंड 50,000 ईयर्स एगो, देन इट इज कॉल्ड द क्रो मैग्नन मैन। बाद में क्या एक 10,000 ईयर्स एगो में क्या था, वाइस मैन, उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, कैटल रियरिंग मतलब कि एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया, सिटीज़ डेवलप किए, बाद में बहुत सारे टाउन्स को डेवलप किए, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रो मैग्नन मैन। क्रो मैग्नन मैन मतलब यहाँ पे ब्रेन डेवलप किए एंड फॉर आप सिटीज़ डेवलपमेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, दैट इज़ अ वाइज मैन। बाद में आपका एक 5 करोड़ ईयर्स एगो आर्ट ऑफ राइटिंग, बहुत प्रकार के राइटिंग के स्किल या आर्ट डेवलप हो गए, साइंस डेवलप हो गया, इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई, आपकी इंडस्ट्री 200 साल एगो हम लोग बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई। 400 साल पहले हम लोग की मॉडर्न साइंस, नए नए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप होने के लिए स्टार्ट, रिसर्च होने के लिए स्टार्ट हो गए। एंड अभी के जो मैन है, आपका एक क्वेश्चन आपके लिए कि द लेटेस्ट ह्यूमन भी उनका बाइनोमियल नेम क्या है। ओके सो यू विल फाइंड इट आउट, आप गूगल में अगर आप सर्च करोगे तो आपको ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। ओके सो लेट्स गो अहेड। सो मेमोरी मैप्स, ये मेमोरी मैप से आपका कैसे हमने देखा था आपके डीएनए टू आरएनए को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। एंड प्रोटीन्स के अंदर बहुत सारा आपका इनिशिएट होता है एक स्ट्रक्चर, इलोंगेट बड़ा होता है एंड टर्मिनेट होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। ये इवोल्यूशन के एक बेसिक मैंने आपको एक छोटा सा एक चार्ट में दिया है कि क्या क्या, अगर ये चार्ट भी आप याद रखोगे ये चार्ट, तो आपको आप आंसर इसके साथ फ्रेम कर सकते हो। तो दिस चार्ट इज़ वेरी इजी, तो ये अगर आपने याद रखा तो ईजिली इसके ऊपर आप आंसर भी फ्रेमिंग कर सकते हो।
बाद में आपके एविडेंसेस के लिए मैंने आपके एक चार्ट बना कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है, एनाटॉमिकल क्या है, ये भी अगर चार्ट आपने अच्छे से चार्ट के फॉर्म में अगर आंसर को याद रखा तो आप इजीली इसे फ्रेम कर सकते हो आपके आंसर के लिए। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के लिए आपको आंसर लिखना कैसे, मेंशन करते हो कि आपको 6 के 6 मेंशन करने हैं, लेकिन लिखते वक्त कोई भी 3 या 4 आपको लिखने। वाई? बिकॉज आपका साइंस का पेपर जो है वो 40 मार्क्स का आता है, तो आपको टाइम बहुत कम रहता है। तो इसके लिए मतलब बताने के लिए आपको बताने कि आपको सब मालूम है 6, लेकिन कोई एक्सप्लेन करते हो कि या कोई 2 या 3, या अगर आपके पास टाइम रहेगा तो 4 भी आप लिख सकते हो। स्पीशिएशन, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द आपका स्पीशिएशन क्या होता है? स्पीशिएशन मतलब क्या? इट इज़ डिफाइन एज अ जेनेटिकली सेम ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली जीन सेम है, लेकिन क्या बोल सकते हैं हम लोग, फिजिकल या मॉर्फोलॉजिकल, बाहर का जो पहराव या बाहर का जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट है। अभी क्यों डिफरेंट रहता है? जोग्राफिक कंडीशन की वजह से, या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था आपकी दोस्त, तो जोग्राफिक कंडीशन की वजह से उनका जो एडेप्टेशन जो हम लोग बोलते हैं कि एनवायरनमेंट से उनका जो लिंक रहता है वो उन हर एक जगह का आपका टेम्परेचर प्रेशर अलग रहता है, क्लाइमेट अलग रहता है, तो इस हिसाब से अडेप्ट हो जाते हैं वो लोग। तो दैट्स वाई दे जोग्राफिक कंडीशन की वजह से अलग रहते हैं, सो दैट्स वाई दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज अ स्पीशिएशन। अभी एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये दोनों आपके एक वाइट बियर है, ये आपका ब्लैक बियर है। जनरली आपका ब्लैक बियर आपके अफ्रीकाज कंट्री, हम लोग बोल सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। अभी इनका ब्लैक यहाँ पे देखो, ब्लैक क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप रहता है, तो वो जोग्राफिक कंडीशन को ये अडेप्टेड है। तो अगर मैंने इनको कोल्ड रीजन में लेके गए तो जल्दी से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पे देखो वाइट बियर को देखो, वो आपके कोल्ड रीजन्स में रहते हैं। अगर मैंने इनको, अगर हम लोग बोल सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में अगर लेके आए तो ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दोनों बेसिकली जेनेटिकली सेम, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस इनका डिफरेंट है। वाई? बिकॉज ऑफ द जोग्राफिक कंडीशन। ओके, बाद में आगे एक द बेस्ट एग्जांपल अभी का सीज़न भी आपका आम का सीज़न, इंडियन मैंगो वैरायटीज़। अभी इंडियन मैंगो वैरायटीज़ बहुत सारी है, इनमें देखो आपका अल्फांसो है, तोतापुरी है, आपका बेंगानपाली है, दशहरी है, हिमसागर है, केसर है, लंगड़ा है, अंबिका है, चौसा है, सुवर्ण नरेखा है, वनराज है एंड मालगोआ है। तो आपका अल्फांसो जो स्पेशल हम लोग को मालूम है, अल्फांसो आपके कहाँ पे कंट्रीज़ में हम लोग बोल सकते हैं, कंट्री नहीं बट हम लोग का रीजन आपका कोकन रीजन में ग्रो होता है। वाई? बिकॉज दे रिक्वायर रेड सॉइल, आपका एक टेम्परेचर रहता है जो एडिक्वेट टेम्परेचर उनको जो लगता है, हम लोग बोल सकते हैं हॉट टेम्परेचर जो उनको जो लगते हैं वो कोकन में उन्हें पाया जाता है। सो अल्फांसो इज़ द किंग ऑफ मैंगोज वी कैन से, एंड वो आपको वहीं पर पाया जाता है। सो उनका एक टेस्ट वाइज डिफरेंट है, कलर वाइज डिफरेंट है। एंड केसर आम जो है वो आपका गुजरात के, हम लोग बोल सकते हैं वलसाड़ या गुजरात के कई रीजन, हम लोग बोल सकते हैं कई पार्ट्स में वो ग्रो होता है। उसका टेस्ट एंड उसका कलर, उसका शेप एंड उसका हम लोग बोल सकते हैं टेस्ट, कलर एंड अपीयरेंस में डिफरेंट है। वैसे देखा जाएगा तो देखो एक ही आम, एक ही स्पीशीज़ है, लेकिन हर जगह का कंट्री, हम लोग बोल सकते हैं हर स्टेट का, हर रीजन का आपका टेम्परेचर प्रेशर अलग रहता है, सॉइल का डिफरेंट है, इसके लिए हर एक आपका फिजिकल अपीयरेंस भी डिफरेंट है, टेस्ट वाइज भी डिफरेंट है एंड शेप वाइज भी डिफरेंट है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्पीशिएशन। सो आगे है आपका, दीज आर योर असाइनमेंट क्वेश्चंस। सो जस्ट अ सेकेंड, आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक ही मिनट। ओके, सो हम लोगों ने देखा असाइनमेंट क्वेश्चंस आपके। सो दीज आर योर असाइनमेंट क्वेश्चंस कि एक्सप्लेन द चार्ल्स डार्विन थ्योरी, आपको क्या है, एक्सप्लेन द लैमार्किज्म थ्योरी, एविडेंसेस क्या थे इवोल्यूशंस के, इवोल्यूशन एंड इट्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब क्या आपको चार्ल्स डार्विन थ्योरी आपको बतानी है, लैमार्किज्म थ्योरी बतानी है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन क्या क्या सबूत थे मैंने आपको बताया, उसका आंसर कैसे लिखना है, स्पीशिएशन क्या है एंड इवोल्यूशन क्या था एंड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है। सो थैंक यू। So again, if you are new to my channel, so please do not forget to like it, share it and subscribe it, and please press the bell icon button so that you can get the latest notification about my videos. So thank you guys. Have a good day ahead. Thank you so much.